हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमन की कहानियों में। अगर आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसा करने से आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम सीधे चलते हैं अपनी कहानी की ओर। हम मामा जी इस बात से थोड़ा परेशान हुए और बोले, अब क्या करें भैया, अब कैसे क्या होगा? थोड़ा समय दो, अभी बताते हैं क्या करना है और क्या होगा। उन्होंने खुद पर विश्वास रखते हुए मामा जी से कहा और वार्ड के दरवाजे पर ही बैठ गए। आने जाने वाले उन्हें देख रहे थे। फिर एक नर्स आई और उन्होंने उनके बाहर बैठने रहने का कारण पूछा। उन्होंने बिना झिझक के जवाब दिया, अंदर आजाद साहब बैठे हैं ना, और हम नौकर आदमी उनके बराबर बैठे अच्छा नहीं लगता। नर्स ने उन्हें वैसे ही रहने दिया और दोबारा नहीं टोका। थोड़ी देर तक उन्होंने अपना कुछ धीरे धीरे मंत्र जाप किया और फिर वहीं बैठे रहे। मामा जी ने उनके पास जाकर पूछा, भैया क्या हुआ, कुछ हल नज़र आया? भैया, ये शक्ति बहुत विकट है। 12:30 बजे तक अगर ये लड़का बच गया तो फिर ये नहीं मरेगा अपने बुढ़ापे तक। अभी इस शक्ति से हम टक्कर नहीं ले सकते। ये इसका वक्त चल रहा है जिसमें ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ये हमको अंदर नहीं घुसने दे रहा है और ना ही हम इसे बाहर निकलने देंगे। हम भी यहीं डेरा जमाए रहेंगे, देखें कितना खेल दिखाता है। इतना कहकर वे फिर से अपने किसी तंत्र मंत्र को शांति से पढ़ने लगे और मामा जी वापस जाकर बैठ गए। समय 10 बज रहे थे। सबको इंतज़ार था सिर्फ 12:30 बजे तक का। ये समय कटने का। सब अपने अपने तरीके से भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और मुन्नी चाचा बाहर वैसे ही बैठे थे। कभी अपने थैले से कुछ निकाल कर मंत्र पढ़ते तो कोई वस्तु मंत्र पढ़कर अंदर वार्ड में फेंक देते। बेचैनी और बेबसी की वजह से वो 2.5 घंटे किसी 2.5 दशक जैसे लग रहे थे। दादाजी को डॉक्टर पर यकीन नहीं था, मगर मुन्नी चाचा पर, क्योंकि मामा जी ये बात मान चुके थे कि जब डॉक्टर भी परेशान हो जाएं और सारी रिपोर्ट भी नॉर्मल हो तो तंत्र मंत्र का सहारा भी बहुत बड़ा योगदान देता है। बाहर बैठे मुन्नी चाचा की बेचैनी देखी जा सकती थी। कोई भी ज्ञाता ये देखकर जान सकता था कि वहाँ बैठे आदमी की बेचैनी किसी आम आदमी की बेचैनी से अलग थी। ये बात वहाँ काम करने वाली एक दक्षिण भारतीय नर्स जान गई। वो वार्ड में जाते वक्त मुन्नी चाचा से बोली, अंकल तुम यहाँ तंत्र मंत्र कर रहा है ना? हमको ये सब पता है। बेटा, अब जान गई हो तो दोबारा यहाँ मत आना, क्योंकि कुछ शक्तियाँ अनजान को माफ़ कर देती हैं, लेकिन जानकार के लिए खतरा बढ़ जाता है। मुन्नी चाचा ने आराम से नर्स को समझाते हुए सच्चाई से अवगत कराया। वो नर्स ये बात सुनकर डर गई और दोबारा उस जगह दिखाई नहीं पड़ी। मामा जी और मुन्नी चाचा पर मानसिक दबाव बनता जा रहा था। एक चूक या लापरवाही अगर होती तो 2-2 जाने जा सकती थीं। एक जो पहले से गिरफ्त में थी और दूसरी जो उसके टक्कर ले रही थी। किसी तरह से तो 12 बजे तक का समय कट गया। मौसी जी और मौसा जी खाना लेकर अस्पताल आ चुके थे, लेकिन अब जैसे उसका प्रबल समय ख़त्म हो रहा था, उस शक्ति ने अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया। भैया की सांसें ऊपर नीचे होने लगीं, आंखें पलट गईं। उनकी खुली आंखें में सिर्फ सफ़ेदी नज़र आ रही थी। आँखों की पुतली दिखाई नहीं दे रही थी। हाथ पैर झटके खाने लगे थे। डॉक्टर को बुलाया गया। जल्दी 3-4 डॉक्टर और प्रोफेसर अंदर आ गए और बाकी सब को बाहर कर दिया गया। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश में लगे थे और उधर मुन्नी चाचा कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। उनके मंत्रोच्चारण लगातार चल रहे थे। मौसी जी का रो रो कर बुरा हाल हुआ जा रहा था। डॉक्टर ने भैया के हाथ पैर पकड़े हुए थे और एक डॉक्टर उनके सीने को लगातार अपना पूरा जोर
लगाकर। तभी अचानक अंदर से भैया के चिल्लाने की आवाज़ आई, मम्मी मम्मी। ये सुनकर मौसी जी तुरंत वार्ड की तरफ दौड़ पड़ी, मगर मुन्नी चाचा ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। लेकिन पूरे 24 घंटे बाद भैया की आवाज़ आई थी, इसलिए वो अंदर जाने पर आमादा हो गई। मुन्नी चाचा ने मामा जी से कहकर उन्हें वहीं रोक दिया और समझाया, अगर ये अंदर चली गई फिर ये लड़का तो बच जाएगा, मगर हम इनको नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि अंदर से जो आवाज़ आ रही है वो छलावा है, किसी और को अपना शिकार बनाने के लिए तुम्हारे परिवार से। तुम्हारा लड़का तो अभी भी बेहोश है। मुन्नी चाचा के लिए यह परीक्षा की घड़ी थी। दूसरी तरफ डॉक्टरों को इस बात से थोड़ी सी आशा नज़र आई और वो अपने पूरे दिल जान से जो हो सकता था वो कर रहे थे। उन्हें लगा कि अगर ये लड़का घर वालों को बुला रहा है तो ये ठीक होने की कगार पर है और इसे कोई मानसिक चोट भी नहीं है। थोड़ी देर तक उनका ये सारा ट्रीटमेंट चलता रहा। उसके बाद भैया को ऑक्सीजन लगाकर बेहोशी में ही छोड़कर सारे डॉक्टर बाहर आ गए। दादाजी से कहा, अजय ने अपनी याददाश्त खोई नहीं है, इसका मतलब है ये अब दोबारा होश आने तक शायद सब ठीक हो जाएगा। फ़िलहाल वो जितनी देर सोता है उसे सोने दें, बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। दादाजी ने डॉक्टर का धन्यवाद किया। समय 12:25 हुए थे। अभी 5 मिनट तक मुन्नी चाचा की परीक्षा और बाकी थी। मुन्नी चाचा ने किसी भी तरह 4 मिनट के लिए अंदर जाने से रोक दिया। अपने थैले से कुछ राख निकाली और अंदर वार्ड में फेंक दी। फिर न जाने किससे वार्ड के अंदर देखते हुए धीरे धीरे बात कर रहे थे, जैसे कि अंदर कोई खड़ा हो। अगले 5 मिनट तक वो कुछ बात सी करते रहे। उसके बाद जैसे ही 12:30 बजे वे अखाड़े में घड़ी ने छुआ, उन्होंने वार्ड के अंदर लपक के कुछ पकड़ लिया, जैसे कोई साधारण इंसान परेशान करती हुई मक्खी को पकड़ता है। उसके बाद अपने थैले में से कुछ मैले धागे जैसा निकाला और मंत्र पढ़ते हुए अपने हाथ पर बांध लिया और मामा जी से सबको लेकर अंदर जाने को कहा और खुद 12 चले गए और कहीं दिया कि कोई भी मेरे पीछे ना आए, खासकर इस ख़ानदान का। उन्होंने दादाजी की तरफ इशारा करते हुए कहा। उनको ये बात सुनने के बाद सब सीधा वार्ड की तरफ दौड़ पड़े। अपने बेसुध बेटे को देखने के लिए सबके दिल में अब एक आशा थी, मगर किसी अंशिका ने अभी भी सबके चेहरे पर छाया डाल रखी थी। सब बैठे सिर्फ भैया को होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ से निकलने के बाद मुन्नी चाचा दोबारा लौटकर अस्पताल नहीं आए, मगर उन्होंने एक वार्ड के कर्मचारी से खबर भिजवा दी कि वो मामा जी से बाद में मिलेंगे। शाम तक भैया को होश आ गया और वो एकदम नॉर्मल हो गए। बस थोड़ी सी कमज़ोरी बता रहे थे। सबको पहचाना भी, खाना भी आराम से खाया। और जब उसने ये पूछा गया कि उन्हें हुआ क्या था, तो वो सिर्फ इतना ही कह रहे थे कि मैं साइकिल से गिर गया था। इसके आगे उन्हें कुछ याद नहीं था। फिर वो घर जाने की जिद करने लगे। शाम तक डॉक्टरों ने कुछ नहीं कहा, मगर प्रोफेसर ने घर जाने की इजाज़त दे दी और कहा कि अगर इसे थोड़ी सी भी कोई परेशानी होती है तो इसे तुरंत हॉस्पिटल ले आइए, वरना सिर्फ नियमित चेकअप के लिए 2 दिन तक ले आइए। वैसा ही किया गया और भैया 1 हफ्ते के अंदर एकदम ठीक हो गए। उधर जब मामा जी ने मुन्नी चाचा के पास पहुँचे तो उन्होंने सारी बातें मामा जी से बताई, जो इस प्रकार थी। मेडिकल के मैदान में एक बरगद का पेड़ है, यहीं कोई 250 साल पुराना। जब ये दोनों भाई सुबह सुबह खेलने गए थे तो ये उसके नीचे भी बैठकर खेले थे, जो उस बरगद पर वास करने वाली शक्ति को पसंद नहीं आया और ये छोटा लड़का उसी की चपेट में आ गया। वैसे तो शक्ति चाहती तो
दोनों को वहीं पर ख़त्म कर सकती थी, मगर दोनों बच्चे हैं, इसलिए उसने सिर्फ परेशान किया, सबको इतना ही नहीं, वे ज़िंदगी भर के लिए इसे परेशान करना चाहती थी। उसका असर ये होता कि ये अपने बुढ़ापे तक या फिर जब तक इसकी ज़िंदगी है तब तक उसी हाल में बेसुध पड़ा रहता, जिंदा लाश की तरह। मामा जी ने पहले अजरस से सुना और फिर एक प्रश्न किया, तो फिर मुन्नी भैया इसे काबू कैसे किया? उन्होंने इसका भी उत्तर दिया, ये शक्ति यहाँ सब जगह पर घूमती है आज़ाद होकर, कोई इसे यहाँ से ना हटा सकता है और ना ही इसे पकड़ सकता है। पहले हमने वो उस वार्ड को बांध दिया जिससे वो बाहर ना आ सकी, फिर हमने उसको ये धमकी दी कि अगर उसने इस बच्चे को नहीं छोड़ा तो फिर उसे इसी पेड़ पर बांध देंगे, हमेशा रहना पड़ेगा उसे कैदी की तरह। इसलिए उसने अपनी आज़ादी के लिए अजय को छोड़ दिया। मामा जी ने अगला सवाल पेश कर दिया, भैया वो शक्ति आखिर थी कौन? इस सवाल पर मुन्नी चाचा मौन खींच गए और मामा जी दोबारा बार बार प्रश्न करने पर सिर्फ इतना कहा कि आम इंसान के लिए उसका नाम लेना ठीक नहीं है। उसने मुझसे वचन लिया है कि मैं उसका अस्तित्व किसी को ना बताऊं, मगर सिर्फ इतना जान लो कि वे शक्ति ब्रह्म के आसपास की थी। ये सुनकर मामा जी का गला सूख गया और उन्होंने आगे कोई प्रश्न नहीं किया, बस थोड़ी देर बाद वहाँ रुके, फिर वापस घर चले गए। मुझे ये घटना मामा जी ने ही बताई थी। मैंने मुन्नी चाचा की क्रियाओं के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मुन्नी चाचा ने कभी किसी के साथ अपना राज नहीं बांटा, इसलिए ये बात बताना मुश्किल है। जब मैंने उनसे पूछा कि ब्रह्म क्या होता है तो उन्होंने मुझे सिर्फ इतना बताया कि बरगद के पेड़ों का एक अस्तित्व इन ब्रह्म पर ही निर्भर करता है। इसलिए अगर कभी मेरा उस तरफ आना जाना होता है तो बरगद के पेड़ की जय कर लूं। एक शक्ति नहीं, एक 250 साल का बुजुर्ग समझकर आज भी अक्सर आते जाते मुझे वो पेड़ दिख जाता है। तो सिर्फ जय हो कि सिवा ना कोई नाम और ना ही कोई और शब्द मन में आता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। हम फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, तब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद।